अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ हमें क्या बताता है? जब हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टडी किया था तो उसके लिए जो हमारे पास रिलेशन आया था दैट इज़ E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी ओवर डी टी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो यानी कि जो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स था वो इक्वल आया था ईएमएफ के इक्वल, और यानी कि जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, और साथ में नेगेटिव साइन था। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये एक्चुअली आपके पास लेंज लॉ के थ्रू एक्सप्लेन होगा। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 1834 में एक रशियन फिज़िक्स थे हेनरिच लेंज, जिन्होंने हमें इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी दी थी इन द फॉर्म ऑफ लॉ, जिसे हम क्या कहते हैं, लेंज लॉ कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसके अंदर अब हम ये स्टडी करेंगे कि जो आपके पास ये नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन की यहाँ पे क्या रीज़न है। लेंज लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट्स इफेक्ट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट, और द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज़ ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच कॉजेज द करंट। स्टूडेंट, यहाँ पे लेंज लॉ की मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हैं, आपकी मर्ज़ी आप दोनों लिखें या तो कोई एक लिख लें, दोनों डेफिनेशन का मतलब एक ही है। अब देखें यहाँ पे इस डेफिनेशन में लेंज लॉ हमें क्या बताता है कि जब आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो रही होती है तो ये इंड्यूस ईएमएफ उसी कॉज को अपोज करती है जिससे ये प्रोड्यूस हो रही है। या तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज़ ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज, यानी कि जो आपके पास करंट इंड्यूस हो रहा होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा अपोज करती है उस चेंज को जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। किस तरह से, इसको हम एक फिगर के थ्रू स्टडी करते हैं। कंसिडर कर लेते हैं कि ये आपके पास एक लूप है और इस लूप के अंदर जो है वो करंट इस्टेब्लिश हो चुका है। करंट यहाँ पे किस वजह से इस्टेब्लिश हुआ कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बार मैग्नेट को इस लूप के अंदर मूव करवा रहे हैं। अब जब हम इस बार मैग्नेट को मूव करवाएंगे लूप के अंदर तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे करंट आई फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब जब आप इसको बार मैग्नेट को मूव करवा रहे होंगे इस लूप के अंदर तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब आप इस मैग्नेट को इस लूप के अंदर लेके जा रहे हैं तो ये इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन जब आप इसको बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो जब आप इसको ड्रैग कर रहे हैं तो आपको ऐसे फील होगा कि इस लूप के अंदर कोई एक ऐसी फोर्स है जो कि इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यानी कि जो भी काम आप करना चाह रहे होंगे यहाँ पे ये जो लूप है ये इसको अपोज करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि जब आप मैग्नेट को अंदर लेके जा रहे थे तो यहाँ पे लूप क्या कर रही थी, इसको रिपेल कर रही थी, लेकिन जब आप इस मैग्नेट को लूप से बाहर लेके आ रहे थे तो तब ये लूप इसको अट्रैक्ट कर रही थी। नेक्स्ट हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे कि क्या वजह है कि किस फोर्स की वजह से ये मैग्नेट जो है ये एक दफ़ा रिपेल हो रहा है और जो लूप है इसको अट्रैक्ट भी कर रही है और इसको रिपेल भी कर रही है। और स्टूडेंट्स, एक और बात कि जब हम यहाँ पे इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमने राइट हैंड रूल यूज़ करना है। राइट हैंड रूल हमने सोलेनॉइड वाले टॉपिक में भी डिटेल से डिस्कस किया था कि आपने कॉइल को अपने राइट हैंड में इस तरह से ग्रैस्प करना है कि जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो करंट की डायरेक्शन को शो करेंगी और जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल को शो करेगा। नेक्स्ट हम डिमॉन्स्ट्रेशन में देखेंगे कि जब हमने करंट की डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करना है या फिर क्लॉकवाइज कंसिडर करना है तो वहाँ पे भी हम राइट हैंड रूल यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है, लेट अस कंसिडर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल। इफ़ द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज़ ब्रॉट टू द कॉइल, the magnetic flux increases over the coil. The current induced in the coil will be such that it opposes the increase in flux that is anti-clockwise. So the pole facing the north pole of the bar magnet having a north pole. अब इस पैराग्राफ का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, एक कॉइल ले लेनी है और इस कॉइल को आपने अटैच कर लिया गलवानोमीटर के साथ। अब आपने यहाँ पे बार मैग्नेट को लेना है और अब आप क्या करेंगे, मैग्नेट को मूव करवाएंगे इनसाइड द कॉइल। जब आप यहाँ पे मैग्नेट को इनसाइड द कॉइल मूव करवा रहे हैं तो क्या होगा कि इसको मूव करवाने से फ्लक्स चेंज होगा और जब फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी।
अब क्या था कि जब आप इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर लेके जा रहे थे तो ये कॉइल इस मैग्नेट को रिपेल कर रही थी। अब ये रिपेल क्यों कर रही थी? लेट्स सपोज अब जब आपने फ्लक्स को चेंज किया तो फ्लक्स की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होगा। अब इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे इसकी अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस मैग्नेट की है। अब क्या होगा कि जब आप इस मैग्नेट को मूव करवा के इस कॉइल के अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है तो उसका भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई थी इसका नॉर्थ पोल जो है वो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। और जब आप क्या करेंगे, इसको जब बाहर की तरफ लेके आएंगे, लूप से बाहर इसको ड्रैग करेंगे तो फ़ौरन से करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। और जब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका साउथ पोल आएगा, जिसकी वजह से ये फिर लूप इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। स्टूडेंट, इसी फिनोमेना को मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। Similarly, if the north pole of the bar magnet is dragged back from the coil, the current induced will be in clockwise so that to oppose the decrease in flux in the coil facing the south pole of the bar magnet behave as the south pole as shown। यानी कि पहले आप मैग्नेट को जब इस कॉइल के अंदर लेके जा रहे थे तो जहाँ पे जो करंट इंड्यूस हुआ था उसका नॉर्थ पोल जो है वो इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपोज कर रहा था। लेकिन अब जब आप जैसे ही इस कॉइल से इस मैग्नेट को बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी कि पहले अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी तो अब क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। अब जो आपके पास पहले नॉर्थ पोल था अब वो साउथ पोल बन जाएगा और जो साउथ था वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब क्या होगा, जब आप इस मैग्नेट को बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो जो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है उसका साउथ पोल इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो लेंज़ लॉ स्टूडेंट्स हमें यही बताता है कि जो काम भी हम कर रहे होते हैं हमेशा क्या होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही होती है वो इसको अपोज करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि जब हम इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर लेके जा रहे थे तो ये इसको रिपेल कर रही थी, लेकिन जब हम इसको बाहर की तरफ लेके आ रहे थे तो ये फिर कॉइल जो थी इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रही थी। स्टूडेंट, इसके बाद है कि जब कभी किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाया जाता है तो रोटेट करवाने की वजह से उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक टार्क प्रोड्यूस होता है। अब क्या होगा कि जब किस एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक टार्क प्रोड्यूस हो चुका है तो अब जो इंड्यूस ईएमएफ और करंट जो है वो उस कॉइल के अंदर फ्लो करेगा, वो क्या करेगा, उसकी जो रोटेशन होगी उस मैग्नेटिक टार्क की वजह से उसको अपोज करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ द कॉइल इज़ रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ और करंट विल फ्लो इन सच डायरेक्शन दैट द मैग्नेटिक टार्क ऑन द लूप विल अपोज द रोटेशन। यानी कि जब कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक टार्क को अपोज करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि कॉइल जो है वो उसके अंदर रोटेट कर रही होती है लेकिन जो ईएमएफ क्या करेगा, उसकी रोटेशन को अपोज करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है लेंज़ लॉ इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज़ लॉ के अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है। इसका रीज़न क्या है, अ कांस्टेंट वर्क इज़ टू बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू प्रोड्यूस अ चेंज इन फ्लक्स एंड देन वर्क इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक कांस्टेंट वर्क डन किया जाता है फ्लक्स को चेंज करने के लिए और यही वर्क डन जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि जब हम फ्लक्स को चेंज करते हैं तो फ्लक्स को चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फ्लक्स चेंज होगा उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाइड एंड इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस, इट मीन दैट इट इज़ अ सेल्फ परपेचुअल प्रोसेस in which induced current produces in the direction of change in flux। लेट्स सपोज अगर हम ऐसा करते हैं कि कोई एक्सटर्नल एनर्जी भी सप्लाई नहीं करते और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो इंड्यूस भी होता रहे, तो फिर हम कहेंगे कि ये सेल्फ परपेचुअल प्रोसेस है। और मतलब ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी भी प्रोवाइड ना करें हमारे पास करंट भी इंड्यूस होता रहे, क्योंकि करंट किस वजह से इंड्यूस हो रहा है, जब आपके पास फ्लक्स चेंज होगा। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा करंट भी इंड्यूस होगा। तो ये जो आपके पास फिनोमेना है करंट को इंड्यूस करवाने का, ये फिर सेल्फ परपेचुअल प्रोसेस होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर था लेंज़ लॉ के ऊपर। आई होप आप सबको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा।
आप इसे नोट कर लें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ लें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।